Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA सौरभ सिंह again. इनकम फ्रॉम सैलरीज के हम दो पार्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं विद कंसेप्ट्स। आज हम तीसरे पार्ट में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, खास करके जो कि हमारे प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सैलरी हेड में आते हैं। चलिए पहले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोविडेंट फंड के बारे में समझने से पहले दो तीन चीज़ें समझते हैं। पहले देखिए, प्रोविडेंट फंड बेसिकली सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की सेविंग्स को प्रमोट किया जाए। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी है 25,000, ठीक है, और आपका प्रोविडेंट फंड इसका 12% मान लीजिए रिलेक्ट हो रहा है। 12% यानी कितना होगा, लगभग 3,000। ठीक है, तो 3,000 आपका, यानी आप कौन है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी है, और 3,000 एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और ये पैसा किसके पास चला जाता है, ये पैसा पीएफ अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब पीएफ अकाउंट का मतलब है कि जनरली ये पैसा किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। या पीएफ अकाउंट से मतलब जैसे ही पैसा अक्यूमुलेट हुआ, एकत्रित हुआ, तो ये इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक समझ लीजिए कि उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी भी रहती है। तो ये सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए जनरली ऐसा किया जाता है ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको इकट्ठे पैसे मिल सके, सारी चीज़ें। तो अब समझिएगा, ये चार तरह के बेसिकली प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि आप अपना पैसा एक जगह पे रख रहे हैं। ठीक है ना, आपकी तरफ से एम्प्लॉयर ने काटा, आपका उसने अपनी तरफ से मिलाया और एक जाके फंड में रख दिया। अब वो फंड से क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह होगा वो आपको देंगे। तो पहला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसे इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव किया हो। किसने अप्रूव किया हो, इनकम टैक्स कमिश्नर ने। रिकॉग्नाइज्ड को हिंदी में बोलेंगे मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। क्या बोलेंगे, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। ऐसी भविष्य निधि जिसको आयकर आयुक्त या आयकर कमिश्नर ने क्या किया हो, मान्यता दी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होगा, जिसे आयकर कमिश्नर ने मान्यता नहीं दी है, वो क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वैधानिक भविष्य निधि। ये सरकारी कर्मचारियों की दशा में लागू होता है। ठीक है ना, किसकी दशा में, सरकारी कर्मचारियों। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये जन सामान्य के लिए होता है। ठीक है, इसमें कोई इंडिविजुअल भी अपनी तरफ से पैसा डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो ये चार तरह के हुए, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, वैधानिक भविष्य निधि और जन भविष्य निधि। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया दो तरह से कंट्रीब्यूशन किया जाता है। एक कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब उसकी सैलरी में से काट लिया जाता है, और फिर उतना ही राशि कौन, एम्प्लॉयर भी मिलाता है अपनी तरफ से, अपनी जेब से देता है, और फिर इसको एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो अब आइए देखते हैं इनका क्या क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी यानी नियोक्ता, नियोक्ता यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं वो आपका नियोक्ता हुआ, मालिक, अंशदान। अगर उसका अंशदान है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कहां पर है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, तो वो 12% तक क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। 12% तक क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। और अगर 12% से अधिक है, जो भी 12% से अधिक है, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा एज सैलरी। क्या होगा, टैक्सेबल होगा एज सैलरी। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मान लो कि इसकी सैलरी जो है 25,000 है, ठीक है, और इसका 12% कितना होता है, 3,000। ठीक है, और एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया 4,000 का, तो 3,000 तक तो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा 1,000 दे दिया वो क्या मान लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, दूसरा, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखिए, अगर एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, तो वो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जब वो विड्रॉ किया जाएगा तो उसमें टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो कर योग्य नहीं होगा जब अंशदान किया जाता है, लेकिन जब वो निकालेंगे तो उस पर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा देखेंगे। उसके बाद फुली एग्जम्प्ट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, यानी बेसिकली ये समझिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में आता है, तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में पूरा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, पूरा कर मुक्त होगा। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की दशा में क्या होगा, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो करदाता खुद से ही बस करेगा, इसीलिए जन सामान्य के तौर पे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। अरे भाई, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी मैं पीएफ में पैसा रखना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी अंशदान, यानी आपने जो कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब ध्यान रखना, डिडक्शंस चैप्टर 6A में आता है सेक्शन 80C, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो 1.5 लाख रुपए तक, कितना, 1.5 लाख रुपए तक एक साल में ये क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, उसके बाद अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है उसने, तो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, मतलब उसको अंडर 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उसको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि उसको उसका डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब पूरे पैसे पे टैक्स लग जाएगा। मान लो, समझो, मान लो एम्प्लॉयर का इनकम है 6 लाख रुपए, ये इसकी है ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब समझना, मान लो उसने 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। पहले समझो, यहाँ पर समझो, एक काम करते हैं, रुको, कहीं पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे थोड़ी प्लेस हो। यहाँ पे थोड़ा बेहतर समझ आएगा। हाँ, जैसे समझना, एक है ये रिकॉग्नाइज्ड पीएफ और एक है अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। ठीक है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर समझ लो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, तीनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम है। ठीक है, आइए अब मान लो कि यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय इसको कहते हैं, ग्रॉस टोटल यानी सकल कुल, ये है 6 लाख रुपए, और यहाँ पे भी कितना होगा, 6 लाख रुपए। अब मान लीजिए इम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया, इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। ठीक है ना, अगर उसने इन तीनों में कंट्रीब्यूट किया है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा कितना, अंडर सेक्शन 80C कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए। मान लो कि उसने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख रुपए, कितना कंट्रीब्यूट किया है, 2 लाख रुपए, तो भी मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख। और अगर मान लो उसने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया होता तो कितना डिडक्शन मिलता, 1 लाख मिलता, ये बात आपको पता है। तो उसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। अब इस पर टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया होगा अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में तो क्या होगा, नो डिडक्शन,
अंडर सेक्शन 80C, उसको धारा 80C के अंतर्गत कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो उसकी इनकम कितनी होगी 6 लाख रुपए, और टैक्स किस पर लगेगा 6 लाख पर लगेगा। आई बात समझ में? तो ये अंतर है। अब हम आगे आते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा 1.5 लाख। अगर मान लीजिए आपने 1.5 लाख से कम कंट्रीब्यूट किया है, उससे कम मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो 1.5 लाख या 1 लाख दोनों में से जो कम होगा। और अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा किया है तो भी मैक्सिमम कितना मिल सकता है 1.5 लाख, ठीक है। अब आते हैं आगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जैसे एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर जो ब्याज मिला, उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या, जो कर्मचारी सॉरी नियोक्ता यानी मालिक का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका अंशदान है, उस पर जो ब्याज मिला, ठीक है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो 9.5% तक तो यहाँ पर टैक्स फ्री होगा, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर 9.5% पर एनम यानी प्रति वर्ष 9.5% से ज्यादा मिला तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल एज अ सैलरी। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12.5% सैलरी से ज्यादा है तो भी वो टैक्सेबल होगा, और उस पर अगर ब्याज 9.5% पर एनम से ज्यादा मिलेगा तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, जब ब्याज मिलेगा तब ये टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर फुली एग्जम्प्ट होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुली एग्जम्प्ट होगा, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 9.5%। और यहाँ पर एम्प्लॉयर की बात ही नहीं बनती है, निजी आदमी ने किया है, एम्प्लॉयर है ही नहीं उसका, ठीक है। आगे आते, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उस पर जो ब्याज मिला, तो उसमें भी सेम सिचुएशन है कि 9.5% पर एनम से ज्यादा अगर मिला तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टैक्सेबल। यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, हम देखेंगे आगे। और यहाँ पर क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट, ठीक है। इम्प्लॉय मतलब यहाँ पर अगर आप पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पर एक लिमिट दे दी गई है, हम डिस्कस करते हैं, ठीक। अब आते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चंस बनते हैं। अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, या तो एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा या फिर उसने नौकरी छोड़ दी और उस पर वो पैसा अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये पहली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की हम बात कर रहे हैं, आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ एम्प्लॉय सर्व्ड अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर। देखो अगर एम्प्लॉय ने लगातार 5 साल की सर्विस की है या उससे ज्यादा की सर्विस की है और उसके बाद वो पैसा निकाल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। अगर 5 साल से कम की सर्विस है तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। लेकिन कभी कभी मजबूरियां भी होती है, ठीक है, मजबूरियों के नाम पे दिल तोड़ना पड़ा, ठीक है, दिल घर छोड़ना कठिन था मगर छोड़ना पड़ा, तो ऐसा भी हो जाता है। कैसे, रिटायर्स बिफोर रेंडरिंग 5 ईयर्स ऑफ सर्विस बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब वो काम कर ही नहीं सकता, मजबूरियों के नाम पे नौकरी छोड़नी पड़ी। कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, एम्प्लॉयर का धंधा ही चौपट हो गया, बंद हो गया, तबाह हो गया, एम्प्लॉयर बर्बाद हो गया, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया। और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉयर ने ही निकाल दिया, बोले भैया जाओ तुम घर, तुमको निकाल रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ने एक शेयर की, वो छोड़ गया मुझको, कमाल है उसका इरादा, मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, तो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर की बात है, ठीक है। या फिर और क्या रीजन हो सकता है, या फिर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉइज ऑब्टेन्स एम्प्लॉयमेंट विथ एनी अदर एम्प्लॉयर। सिंपल सी बात है, आप इतनी चीजें याद रखें कि एम्प्लॉय को कितने साल की सर्विस होनी चाहिए, कम से कम कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल या उससे अधिक, 5 साल के पहले भी जा सकता है। कब, अगर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो पैसा निकालता है पीएफ से तो वो पैसा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा यानी कर मुक्त होगा, ठीक है। ये कब की बात कर रहे हैं, कौन से फंड से, आरपीएफ से, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से। अब एसपीएफ यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ,
इससे तो फुली एग्जाम्प्ट होगा, चाहे आप जब भी पैसा निकालें, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11। अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको मान्यता नहीं है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है उस पर एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट भी जब मिला एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब पैसा विड्रॉ किया जाएगा तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यानी जो नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन था एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और जो उस पर इंटरेस्ट मिला, विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। ध्यान रखिएगा, कब कब, जब वो पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। अब आप बोलेंगे सर इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल क्यों नहीं था? मेरे भाई देखो, यहाँ पर उसने मान लो ये 2 लाख रुपए उसने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है, लेकिन क्या उसको यहाँ पर डिडक्शन मिला था, इसका फायदा मिला था क्या? नहीं मिला था इसका फायदा। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि आपने 6 लाख पे टैक्स लगाया था, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इसको मिला ही नहीं था, तो इसके 2 लाख रुपए पर टैक्स लग चुका है पहले से ही। अब ये पैसा फिर से निकाल रहा है, अगर फिर से टैक्स लगा देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, और डबल टैक्सेशन गुनाह है, ये गुनाह हमें करना नहीं। ठीक, एंड एम्प्लॉइज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान रखना, समझना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं यूआरपीएफ की, ध्यान से देखना, यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल क्या होगा, देखो, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल यानी हिंदी में अगर मैं लिखूं, गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से निकासी पर। ठीक है ना, देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यानी नियोक्ता अंशदान, ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि नियोक्ता अंशदान पर ब्याज। ये दोनों को क्या होगा, ये दोनों होंगे टैक्सेबल, ठीक है ना, एज सैलरी, टैक्सेबल एज सैलरी। ठीक है, यानी वेतन के रूप में कर योग्य, वेतन के रूप में कर योग्य, कब? जब पैसा निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दो, तीसरा, तीसरा कौन है भाई? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी अंशदान। ठीक है, ये क्या होगा, ये जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल यानी कर योग्य नहीं। और फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी अंशदान पर ब्याज। ये क्या होगा, टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ अदर सोर्सेस।
अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर, ठीक है। तो ये आपका होगा कब, जब आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज भी कर देता हूँ। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ आपको यहाँ पे बताना था। तो मैं ये कह रहा था कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, सॉरी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस केस में कितना एग्जम्प्ट होगा एसपीएफ में। तो देखिए, इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन employee is in fund in which there is no employer's contribution, then higher limit of 5 lakh would be applicable for such contribution, and interest accrued in any previous year in that fund on or after 1st April 2021 would be exempt up to that limit। बेसिकली बात ये है कि 5 लाख रुपए तक, ठीक है, क्या होगा, एग्जेम्प्ट रखेंगे। खैर ये इतनी चिंता की बात नहीं है, इस पर डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी, हाँ, इस पे एक ये हो सकता है कि ये जो ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। देखो मिनिमम, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो इसमें मिनिमम आपको 500 रुपये पर एनम करना पड़ेगा। मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 500 रुपये पर एनम, किसमें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिमम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, employer's contribution employer's contribution dash dash in recognized provident fund is taxable as salary under section 17 subsection 1 in excess of 10% of salary, in excess of 12% of salary, in excess of 9.5% of salary, none of the above। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान डैश डैश धारा के तहत वेतन के रूप में कर योग्य कितने से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अगर करे एम्प्लॉयर, तो वो क्या है, टैक्सेबल है एज सैलरी इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कब, एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो बी इज द राइट आंसर। वेतन के 12% से अधिक का योगदान जो होगा, वो अधिक वाला हिस्सा वो टैक्सेबल हो जाएगा एज सैलरी। What is the tax treatment of employer's contribution in unrecognized provident fund? देखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी नियोक्ता, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं मालिक, वो जो कंट्रीब्यूशन करता है उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, क्या कर उपचार है। तो पहला फुली एग्जेम्प्ट होता है क्या, दूसरा नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब अंशदान किया जाता है तब वो कर योग्य नहीं है। टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जब विड्रॉ किया जाता है तो क्या, वो क्या है, टैक्सेबल होता है। बोथ बी एंड सी आर ट्रू। देखिए, बिल्कुल मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो क्या होता है, क्या होता है वो,
टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन जब विड्रॉ किया जाता है तो उसको सैलरी के तौर पे टैक्सेबल किया जाता है। तो बी एंड सी आर राइट, तो बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज टैक्सेबल एज सैलरी इफ। इंटरेस्ट जो मिलता है, चाहे वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिले चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिले, अगर उनका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है तो कितने परसेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने पर क्या होता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज सैलरी। इंटरेस्ट अगर 12% पर एनम से मिले, इंटरेस्ट अगर 8.33% पर एनम से ज़्यादा मिले, इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज़्यादा मिले, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ कि एग्जम्प्ट होता है। देखो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अगर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है, तो आपको अधिकतम ब्याज कितना जो होगा वो करमुक्त होगा, उसके ज़्यादा जो होगा टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% से ज़्यादा अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ब्याज अगर 9.5% प्रतिवर्ष से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, वेतन के रूप में कर योग्य हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी जो योगदान करता है, कर्मचारी जो अंशदान करता है गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में, तो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा, पूरी तरह से कर मुक्त होगा। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, क्या वो 80C के डिडक्शन के योग्य होगा, या फिर वो एलिजिबल नहीं होगा 80C के डिडक्शन के लिए, या फिर 12% सैलरी तक डिडक्शन मिलेगा। तो दो ही चीजें हैं भैया, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, या तो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होता, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में होता, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में होता तो उसको डिडक्शन मिलता, लेकिन ये क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो इसको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सी होगा राइट आंसर, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड is exempt from tax if employee rendered continuous service of at least dash dash of employer। यदि कर्मचारी ने नियोक्ता के साथ कम से कम डैश डैश की निरंतर सेवा की है तो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से निकाली गई राशि कर मुक्त है। मैं अभी पढ़ा रहा था कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप टैक्स फ्री हो जाएगा, फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर आपने एम्प्लॉयर के पास कंटिन्यूअसली कितने साल की सर्विस की हो, कम से कम 5 साल की सर्विस की हो। और अगर 5 साल से कम है तो कुछ मजबूरियां गिनाई गई थी। मजबूरियां कैसी थी, इल हेल्थ हो गई, एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, या ऐसा कोई रीजन था जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल के ही बाहर था, एम्प्लॉयर ने खुद बोल दिया कि भैया कल से मत आना, तो क्या कर सकते हैं, मजबूर है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी वैधानिक भविष्य निधि या लोक भविष्य निधि से आहरित राशि, जो आपने पैसा विड्रॉ किया है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा विड्रॉल के टाइम पर, या फुली एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11, या पार्शियली टैक्सेबल होगा, अंशतः कर योग्य होगा, या नन ऑफ दिस। देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ हो या फिर पीपीएफ हो, अगर इससे पैसा निकाला जाता है तो विड्रॉल के टाइम पर ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा, कर मुक्त होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फॉर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 80C। कौन कौन से प्रोविडेंट फंड में 80C का मिलता है, देखो, पहला तो मिल गया आरपीएफ में मिल जाता है, दूसरा एसपीएफ में मिल जाता है, और तीसरा पीपीएफ। आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी वैधानिक भविष्य निधि, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इसको बोलते हैं लोक भविष्य निधि। तो किस 80C का डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए, कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के लिए, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है 1.5 लाख रुपए, अप टू ₹1,50,000। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, अगला क्वेश्चन एक आखिरी आई थिंक है, इसको देखें जरा। मीनिंग ऑफ सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया जाएगा, प्लस commission calculated as fixed percentage of turnover
इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग एग्जम्पशंस। ठीक है, एचआरए अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए, लीव सैलरी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखो इन सब में सैलरी का मीनिंग क्या है? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, मूल वेतन, महंगाई भत्ता रोजगार के संदर्भ में यानी जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, पेंशन के लिए जिसको कैलकुलेट किया जाएगा, और टर्नओवर निश्चित प्रतिशत के रूप में परिकलित कमीशन यानी टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज का कमीशन। तो इसको कौन कौन से एग्जम्पशंस के कैलकुलेशन के लिए इसको सैलरी माना जाता है, इन तीन को सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। एचआरए के कैलकुलेशन के लिए, लीव सैलरी के एग्जम्पशन के कैलकुलेशन के लिए, वीआरएस के कैलकुलेशन के लिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए, और या फिर ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो इसका सही जवाब है कि चाहे वो एचआरए का एग्जम्पशन हो, चाहे लीव सैलरी का हो यानी अवकाश वेतन का हो, चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति का हो, चाहे मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के कैलकुलेशन के लिए हो, तो इन चारों के लिए क्या किया जाता है, सैलरी का मतलब यही होता है, सैलरी यानी बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, और परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो है वो कमीशन अगर मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है किसका, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर में, तो वो सब क्या होगा, सैलरी में तीन चीजें इंक्लूड की जाएंगी। तो एचआरए के लिए भी ध्यान रखना, अवकाश यानी लीव सैलरी के लिए भी, वीआरएस के लिए भी, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रोविडेंट फंड और सैलरी हेड से जो आपकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी के वीडियोस बहुत जल्दी आपको अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।